जय हिंद साथियों, मैं मिथिलेश कुमार दी कॉन्सेप्ट चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। सेशन पे लास्ट तक बने रहें और सेशन अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें तथा अच्छा या बुरा कमेंट जरूर करें, जिससे कि मेरा मोटिवेशन बना रहे और आप सभी के लिए मैं एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो लाता रहूं। तो साथियों, आज का टॉपिक है हार्मोन और एंजाइम। आज हम हार्मोन और एंजाइम के विभिन्न पहलुओं पर बातें करेंगे और जानने का प्रयत्न करेंगे कि एंजाइम और हार्मोन में मूल अंतर क्या होता है तथा इनकी उत्पत्ति कहाँ से होती है। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक है साथियों हार्मोन और एंजाइम। तो देखते हैं, एक तरफ लिखा हुआ है हार्मोन और दूसरी तरफ लिखा हुआ है एंजाइम। तो देखते हैं कि एंजाइम की उत्पत्ति कहाँ होती है और हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ होती है और हार्मोन और एंजाइम का श्रवण कैसे होता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि हार्मोन की उत्पत्ति साथियों अंतःस्रावी ग्रंथि से होती है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि अंतःस्रावी ग्रंथियों से किसकी उत्पत्ति होती है। तो हार्मोन की उत्पत्ति है और एंजाइम की उत्पत्ति बहिःस्रावी ग्रंथियों से होती है, यानी बहिःस्रावी ग्रंथि से एंजाइम की उत्पत्ति होती है। और श्रवण यानी अंतःस्रावी ग्रंथि से हार्मोन का श्रवण होता है और बहिःस्रावी ग्रंथि से एंजाइम का श्रवण होता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि बहिःस्रावी ग्रंथि से किसका श्रवण होता है, तो एंजाइम का श्रवण होता है, और अंतःस्रावी ग्रंथि से किसका श्रवण होता है, तो हार्मोन का श्रवण होता है। तो अब यहाँ आप दो पॉइंट देख रहे होंगे, अंतःस्रावी ग्रंथि और बहिःस्रावी ग्रंथि। तो देखते हैं कि अंतःस्रावी ग्रंथि कौन कौन से हैं और बहिःस्रावी ग्रंथि कौन कौन से हैं। तो यहाँ देखिए, अंतःस्रावी ग्रंथि के अंतर्गत आपको पीयूष ग्रंथि आता है। पीयूष ग्रंथि को ही हम लोग पिट्यूटरी ग्रंथि भी कहते हैं और इसी पिट्यूटरी ग्रंथि को हम लोग मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। दूसरा आ जाता है थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि को ही हम लोग ऑवटू ग्रंथि भी कहते हैं। तीसरा आ जाता है पैराथायराइड ग्रंथि, जिसे हम लोग परा ऑवटू ग्रंथि भी कहते हैं। चौथा आ जाता है थाइमस ग्रंथि, पांचवा आ जाता है एड्रिनल ग्रंथि और छठा आ जाता है पीनियल ग्रंथि। यानी ये सभी ग्रंथियां अंतःस्रावी ग्रंथि के अंतर्गत आती है और बहिःस्रावी ग्रंथि के अंतर्गत आपको दूध ग्रंथि, अश्रु ग्रंथि, लार ग्रंथि और श्वेत ग्रंथि आती है। कौन कौन सी? दूध, अश्रु, लार और श्वेत ग्रंथि, ये सभी बहिःस्रावी ग्रंथि के अंतर्गत आती है। तो इसी ही बहिःस्रावी ग्रंथि से आपको एंजाइम का उत्पत्ति भी होता है और श्रवण भी होता है, और इसी अंतःस्रावी ग्रंथि से आपको हार्मोन की उत्पत्ति और श्रवण होता है। तो अब यहाँ से अगला पॉइंट बनता है कि अधिकतम हार्मोन होते हैं। तो ध्यान देंगे, अधिकतम हार्मोन क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। यानी 90 से 95% हार्मोन प्रोटीन होते हैं और सभी एंजाइम प्रोटीन आती है। यानी 100% एंजाइम, 100 का 100% एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। तो ये दोनों पॉइंट भी एग्जाम में पूछा हुआ है। अब आता है कि हार्मोन को हम रासायनिक दूत या रासायनिक संदेशवाहक कहते हैं। यानी शरीर में संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का कार्य आपको कौन करता है? हार्मोन करता है। इसीलिए हम लोग हार्मोन को रासायनिक दूत या रासायनिक संदेशवाहक भी कहते हैं। अब आता है एंजाइम। एंजाइम साथियों जैव उत्प्रेरक का कार्य करता है। तो यहाँ दो पॉइंट आपको दिखाई दे रहे होंगे कि जैव किसे कहते हैं और उत्प्रेरक किसे कहते हैं। तो जैव का मतलब होता है जीव से संबंधित या जीव का, और उत्प्रेरक का काम आता है, उत्प्रेरक को हम जो शरीर में पहले से रासायनिक अभिक्रिया या क्रिया चल रही है उसी की क्रिया को बढ़ा देता है या उत्प्रेरक। इसका मतलब यही होता है। तो यही एंजाइम जो है सो कि जैव उत्प्रेरक का कार्य करता है, और उत्प्रेरक को हम इंग्लिश में कैटालिस्ट भी कहते हैं। अब अगला पॉइंट बनता है हार्मोन से कि हार्मोन रक्त के माध्यम से कार्यकारी अंगों तक पहुंचता है। यानी रक्त में हार्मोन जाता है और रक्त के माध्यम से जो कार्य करने वाले अंग होते हैं वहां तक यह रक्त के माध्यम से पहुंच जाता है। और एंजाइम आपको नलिकाओं द्वारा कार्यकारी अंगों तक पहुंचता है। फिर आता है कि हार्मोन का आणविक भार कम होता है। यानी हार्मोन में जो अणु होते हैं उसका आणविक भार कम होता है और एंजाइम का आणविक भार अधिक होता है। तो आज हमने हार्मोन और एंजाइम के विभिन्न पहलू पर बातें किया और इन दोनों के मौलिक अंतर को समझा। आप सभी से निवेदन है कि आप इसको पेन डाउन कर लेंगे और पेन डाउन करने के बाद 2-3 बार अगर रिवाइज करते हैं तो चीज़ें आसानी से याद हो जाएगी। अब हम अगले सेशन में ग्रंथियों के बारे में पढ़ेंगे कि ग्रंथि कौन कौन से होते हैं और कितने भागों में ग्रंथियों को बांटा गया है।
ठीक है, तो साथियों अगले सेशन में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।